जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं समास की शानदार ट्रिक। बहुत ही कम समय में, यानी हम 15 मिनट के इस सेशन में समझेंगे समास को पूरी तरीके से, जिसमें समास की पहचान क्या होती है, समास के भेद, उनके उदाहरण और उससे बनने वाले प्रश्न। तो आइए चलते हैं इस हिंदी की शानदार क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समास की। हिंदी में समास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी आती है या पूछी जाती है, उसमें कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो इसके बनते ही बनते। दोस्तों, तो आखिरकार इसमें कंफ्यूजन कहां होता है और क्यों हम समास नहीं समझ पाते हैं? दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्लास भले ही 15 मिनट का सेशन हो, लेकिन 15 मिनट में हम पूरे समासों को समझने का प्रयास करेंगे और इनका रिवीजन भी एक तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समास की परिभाषा क्या होती है, समास कहते किसे हैं। तो ध्यान रखना, समास शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। दोस्तों, सम धन आस किससे बनता है बच्चों? सम धन आस, जिसका अर्थ होता है पास पास। यानी जब हम कुछ पदों को आसपास यानी पास पास बिठा देते हैं तो उनको समास कहते हैं, पहली चीज। और समास का एक अर्थ होता है संक्षेप, यानी समास को हम संक्षेप भी कहते हैं। अच्छा, संक्षेप क्यों कहते हैं? क्योंकि समास का काम होता है श्रिंक करना, किसी चीजों को संक्षेपीकरण में करना। अब क्या लिखेगा? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल मेल से बना शब्द क्या कहलाएगा बच्चों? समास। समासिक पद कहलाता है, ध्यान। ठीक है, समासिक पद कहलाता है। परिभाषा हो गई। पहचान क्या है? पहचान क्या है? पहचान अलग, यानी अगर 6 प्रकार के समास होते हैं तो उनकी पहचान अलग अलग है। जैसे पहले की पहचान क्या है? उपसर्ग। दूसरे की पहचान क्या है? संख्या। या फिर दूसरे की पहचान क्या है? कारक चिन्ह। तीसरे की पहचान क्या है? संख्या। चौथे की क्या है? ठीक है, विलोम। पांचवे की क्या है? तुलना या विशेषता। और छठवें की क्या है? तो बता देना, छठवें की जो है वो है योग रूढ़ शब्द। अब ये होते क्या है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आइए चलते हैं इनके भेदों पर। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई समास के भेद कितने हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर हम लिखेंगे समास और इसके 6 भेद। सबसे पहला जो भेद है वो है अव्ययी भाव। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों द्विगु समास। उसके बाद द्वंद्व समास। उसके बाद कर्मधारय समास और अंत में पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। ये उनके भेद है, ध्यान से देखिएगा। 6 भेद होते हैं, यानी समास के अगर कोई पूछे कि कितने भेद होते हैं तो ध्यान रखना, टोटल इसके 6 भेद हम पढ़ते हैं। कौन कौन से वो आपके सामने लिखे हुए? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। अब बेसिक फंडामेंटल समझिए, बेसिक बात पर हम चर्चा करेंगे। बेसिक बात यह है दोस्तों कि कभी भी आप समास पढ़ें, समास में 2 पद होते हैं, राइट? 2 पद होते हैं। इन पदों को हम किस नाम से जानते हैं? जैसे एक तरफ लिखते हैं उत्तर पद, ठीक है, एक तरफ, सॉरी, पहले लिखते हैं इधर, पहले लिखते हैं पहला पद। या तो पहला पद लिखा होगा या फिर प्रथम पद लिखा होगा या फिर पूर्व पद लिखा होगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेंस है, 2 पद होंगे। दूसरी तरफ यहां पर क्या लिखा होगा? दूसरा पद। ये फिर लिखा होगा द्वितीय पद या लिखा होगा उत्तर पद। ठीक है, ये लिखा होगा। तो बेसिक समास में इनकी प्रधानता से इनकी पहचान होती है। इनकी पहचान कैसे होती है? तो इनकी प्रधानता से। जैसे कौन सा पद प्रधान है, ये कौन सा पद प्रधान है, ये पहचान समास के भेदों को अलग करती है।
गुरुजी कैसे करती है? देखो, अगर जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो, तो वो अव्ययीभाव समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक, तो वो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से पूरा पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले अव्ययीभाव समास। कौन सा बच्चों? अव्ययीभाव समास। जैसा कि लिखा हुआ है ना बच्चों, अव्ययीभाव समास परिभाषा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, पहला पद प्रधान होता है। इसका पहचान क्या है? सबसे पहले पहचान बहुत इंपोर्टेंट होती है और बहुत सरल भी है। पहचान है दोस्तों, ध्यान रखना, पहला पद, पहला पद या तो कोई उपसर्ग होगा, उपसर्ग हो, या फिर अव्यय पद हो। अव्यय, अव्यय पद यानी अव्यय शब्द लिख देता हूं, अव्यय शब्द हो, पहली चीज तो ये पहचान है, या तो पहला पद कोई उपसर्ग होगा या फिर कोई अव्यय पद होगा। दूसरी पहचान है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, तीसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको बतानी है, वो है कि अव्ययीभाव समास में जो है वो शब्दों की पुनरुक्ति भी आती है ना। तो शब्दों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, आवृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर, होने पर अव्ययीभाव समास माना जाता, माना जाता है। ये तो हो गई इसकी पहचान और परिभाषा। यानी अब आपको क्या देखना है? उपसर्ग। ध्यान रखना बच्चों, अब आपको देखना है उपसर्ग। यानी आपको कोई प्रति शब्द मिल जाए, आपको आ शब्द मिल जाए, समझ रहे हो, आपको जो है वो सम शब्द मिल जाए, आपको जो है वो अभी शब्द मिल जाए, आपको जो है वो अधि शब्द मिल जाए, समझ रहे हो, ये प्र शब्द मिल जाए आदि। ये उपसर्ग अगर आपको पहले पद में मिलते हैं तो आपको क्या लगाना है कि गुरुजी इसमें अविभाव समास है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको जैसे भर मिल जाए, ये अव्यय पद होते हैं, ये अव्यय शब्द है, भर मिल जाए, आपको यथा मिल जाए, समझ रहे हो, यथा मिल जाए, भर मिल जाए, समझ रहे हो, आपको जो है वो शब्द मिल जाए, आवृत्ति वाले शब्द मिल जाए, यानी बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे। जैसे आपको प्रशा मिल जाए अकेला, जैसे सपरिवार लिखा है, सपरिवार लिखा है, हम मिल जाए, हम मिल जाए, हर मिल जाए, हर शब्द मिल जाए। ठीक है, अगर ये भी मिल जाते हैं, जैसे हर रोज, हर साल, हर दिन, इन सभी में क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, सॉरी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे यहां पर मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, एग्जाम्पल यानी उदाहरण के, उदाहरण के, जैसे मैंने कहा आजीवन, आजीवन, ठीक है, या फिर मैंने लिखा प्रतिदिन, ठीक है, या फिर मैंने लिखा प्रतिशत, या फिर मैंने लिखा यहां पर सपरिवार, या मैंने लिखा हर साल, समझ रहे हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये देखो, आ उपसर्ग है, यहां प्रति उपसर्ग है, यहां पर भी प्रति उपसर्ग है, यहां सा उपसर्ग है, और यहां पर हर भी क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो बेसिक यहां पर जितने भी ये शब्द लिखे हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे के सारे अव्ययी भाव के उदाहरण है, अव्ययी भाव के उदाहरण है। समझ में आ गया? चलो एक और देख लेते हैं, जैसे कि उदाहरण देख लीजिएगा, और जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, यहां पर रिपीटेशन वाले, आवृत्ति वाले शब्द, दिन, दिन में कौन सा समास होगा? तो अव्यय भाव होगा गुरुजी। अगर शब्द लिखा होता, जैसे अभी यूपी पुलिस में पूछा गया, धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो सेम वर्ड है, देखो सेम वर्ड है, रात रात लिखा हो, दिन दिन लिखा हो, पल पल लिखा हो, पल पल लिखा हो, बार बार लिखा हो, है ना, बार बार लिखा हो, भागम भाग लिखा हो, भागम भाग में कौन सा समास है? यही समास है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, भागम भाग, लट्ठम लट्ठा, बार बार, पल पल, धीरे धीरे, इस प्रकार के। जैसे दिन भर लिखा है, दिन भर, या फिर लिखा होगा भर पेट, है ना, या लिखा होगा यथाशक्ति, या लिखा होगा यथा रुचि। इन सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आप जरूर किसी भी एग्जाम में बैठे होगे, 100% आपको इन्हीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये क्लास गागर में सागर भरने वाली है। तो ये तो हो गया हमारा। अगला देखिएगा, ये
जो है बच्चों उसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, कारक विभक्तियों से पहचाने जाते हैं और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा बेहद सरल है, कुछ नहीं करना। परिभाषा में लिखना है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद क्या हो बच्चों, प्रधान हो। ये तो इसकी परिभाषा हो गई जो हमें केवल याद रखनी है, इससे हमें पहचान नहीं मिलती है। पहचान किससे मिलेगी, तत्पुरुष। पहचान क्या होती है, पहचान सुनना, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, है। तो अगर पहचान ही तो सब कुछ है तो ध्यान रखना पहचान क्या है, ये पहचान ही आपको समास बताएगी। पहचान क्या है, कारक चिन्ह दिखाई देंगे, कारक चिन्ह, समझ रहे हो, जैसे के लिए मिल जाएगा, समझ रहे हो, मैं मिल जाएगा, पर मिल जाएगा, का की के मिल जाएगा, ठीक है, या फिर से मिल जाए, या फिर के द्वारा मिल जाए, आदि, ठीक है, ये मिलेंगे तो पहचान हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण, जैसे मैंने कहा कोई भी शब्द, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, इसका विग्रह करो। विग्रह का मतलब होता है, आपको जब भी मैं विग्रह कहूंगा तो इसका मतलब होता है इसको ओपन करना है। ओपन क्या होता है, ओपन मतलब इसको खोलना है, खोलना है। कैसे खोलोगे गुरुजी, पथभ्रष्ट को देखो, विग्रह करोगे तो क्या होगा, पथ से भ्रष्ट, ध्यान रखना, पथ, पथ से भटका हुआ, रास्ते से भटक जाता ना, तो पथ से भ्रष्ट। क्या आया इसमें, बीच में क्या आया, से। तो इसी से पहचान हो जाती है कि बच्चों इसमें जो है वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। यही पूछा जाता है, तत्पुरुष समास है। देखो विभक्ति क्या है, से, मिल गई। एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा पाठशाला, पाठशाला, विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर क्या मिल गया मुझे, क्या मिल गया बच्चों, के लिए। ऐसे ही लिखा होता अगर कन्यादान, कन्यादान में कौन सा समास है, विग्रह करो तो क्या होगा, भाई कन्या का दान होता है। कन्यादान में क्या होता है, कन्या के लिए दान नहीं होता, कन्या का दान होता है। तो इसमें क्या विभक्ति आई, का विभक्ति आई। ऐसे ही अगर लिखा होगा गुरु दक्षिणा, मान के चलिए शब्द लिखा हो बच्चों गुरु दक्षिणा, तो इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा, क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। देखो हो गया। ऐसे ही अगर शब्द लिखा होगा, मान के चलिए वनगमन, वनगमन में कौन सा समास है, तो विग्रह करिए, वन में, वन में गमन, तो यहां पर बेसिक क्या आ गया, ये है पहचान। तो ये तत्पुरुष समास की पहचान थी। आई होप सो कि आप तत्पुरुष समास को समझ चुके होंगे। इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों, यहां पर हम लिखते हैं, अगला है द्विगु समास। द्विगु समास, पहचान क्या है बॉस, पहचान बहुत सिंपल है, इसकी तो पहचान ही याद रखना है। पहचान है पहला पद जो होगा, पहला पद होगा, पहला शब्द जो होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। दूसरी पहचान क्या है, दूसरी पहचान है कि दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर समूह का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। ये दो तो पहचान हो गई इसकी, ठीक है, समूह का बोध कराते हैं। जैसे आपको जो पहला पद मिलेगा हो सकता है उसमें चौ लिखा हो, उसमें हो सकता है त्रि लिखा हो, उसमें हो सकता है तीन लिखा हो, उसमें हो सकता है दो लिखा हो, उसमें हो सकता है पंच लिखा हो, उसमें हो सकता है सप्त लिखा हो, आदि। ये है, ये मिलेंगे, ये पहचान। एग्जाम्पल देख लो एक बार, उदाहरण बताता हूं आप लोगों को, देख उदाहरण देख लो। उदाहरण बच्चों, उदाहरण क्या होंगे ध्यान रखना, द्विगु समास के उदाहरण कैसे होंगे, जैसे मैंने कहा चौराहा, चौराहा, देखो चौ माने चार हो गया। ऐसे ही लिखा होगा तिराहा, देखो तीन हो गया, चार तीन दुअन्नी, दो, दुअन्नी लिखा हो, दो आना, ठीक है, चवन्नी लिखा हो, चवन्नी, चार आना। इसी प्रकार से लिखा होगा सप्तरंग, समझ रहे हो, पंच, पंचवटी लिखा हो, समझ रहे हो। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है, चाहे वो पांच पांच वटों का समूह पंचवटी, सात रंगों का समूह सप्तरंग, चार आनों का समूह चवन्नी, चार दो तीन चार, इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो आता है बच्चे, उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। परिभाषा अगर कभी पढ़ाए कोई तो क्या लिखोगे, परिभाषा क्या होती है द्वंद्व समास की, दोनों पद प्रधान होंगे, ध्यान रखना। परिभाषा इसकी बहुत सिंपल है। परिभाषा में क्या कहा जाता है कि जिस समास के
बोलो बच्चों, जिस साथ साथ में बताओ, जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे, बोलो हाँ या ना, दोनों पद क्या हो बच्चों, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है बराबरी की टक्कर, बेसिक। अब इसके अंदर तीन भेद होते हैं, ध्यान रखना, द्वंद्व समास के अंदर भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। फिर होता है बच्चों इतरेत्तर कह लो, इतरेत्तर द्वंद्व समास कह लो। और आखिरी होता है जिसे हम कहते हैं समाहार, समाहार द्वंद्व। ये तीन भेद होते हैं। तो कभी भी पूछे कि द्वंद्व समास के कितने भेद है, तो तीन बताना है। कौन कौन से? वैकल्पिक, इतरेत्तर और समाहार। अगर वैकल्पिक होगा तो इसकी विभक्ति जो है वो अलग आएगी, यानी या में आएगी, या। अगर इतरेत्तर होगा तो इसकी विभक्ति के बीच में और आएगा, ये पहचान है। और अगर समाहार है तो इसके बीच में जो आएगा वो आएगा इत्यादि, अंत में आएगा आदि, आदि या इत्यादि। ठीक है, तो ये अंत में आते हैं, ये दोनों बीच में आते हैं, योजक चिन्ह होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज पहचान एक और है, योजक चिन्ह दिखाई देगा, योजक चिन्ह भी दिखाई देता है। 90% में ऐसा होता है, ऐसा वाला एक डैश दिखाई देगा, जैसे माता, माता डैश पिता। लेकिन अब आप लोग बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो, तो बेसिक इन छोटी चीजों से आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें योजक चिन्ह लुप्त होकर आ रहा है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान के चले मैंने यहां पर लिखा है राधा कृष्ण। अब आपको यहां पर कोई योजक चिन्ह दिख रहा है? नहीं। आप आपसे समास पूछ लेंगे कि भैया कौन सा समास है इसमें। जैसे शब्द लिखा होगा बच्चों सीताराम, इसमें कौन सा समास है? या आपसे पूछ लेंगे हरिहर में कौन सा समास है, या आपसे पूछ लेंगे देवासुर में कौन सा समास है, या आपसे पूछ लेंगे शीतोष्ण में कौन सा समास है, या आपसे पूछ लेंगे जैसे कोई भी ऐसा शब्द, जैसे मान के चले यहां पूछ लेंगे आपसे धर्माधर्म, धर्माधर्म में कौन सा समास है। तो बेसिक यहां पर तो योजक चिन्ह है ही नहीं, तो क्या करोगे? विग्रह करना है। विग्रह कैसे करना है? राधा कृष्ण के बीच में क्या आएगा? राधा और कृष्ण। सीताराम में कौन कौन है? सीता और राम। हरिहर में कौन है? हरि माने शिव, विष्णु, और हर माने शिव, तो हरि और हर, यहां पर सब में और आ रहा है। देवासुर, देव और असुर, तो यहां पर भी और आएगा, ध्यान रखना है ना। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत माने सर्दी और उष्ण, उष्ण माने गर्मी। समझ में आया मेरी बात? चले, ऐसे धर्माधर्म में क्या होगा? धर्म और अधर्म, तो बीच में क्या आ गया? और, ये है अधर्म। दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए, एक दूसरे के विलोम हो गए। तो अगर विलोम शब्दों के जोड़े कहीं मिलते हैं आप लोगों को, विलोम शब्दों के अगर जोड़े जोड़े कहीं मिल जाते हैं, तो वहां पर भी आपको क्या लगाना है? द्वंद्व समास लगाना है। अगर रिश्ते मिल जाते हैं, रिश्तों के जोड़े, जैसे चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, समझ रहे हो, पति पत्नी, ये सभी शब्द जो है वो किसमें आएंगे? द्वंद्व समास में आएंगे। देखो एग्जाम्पल, मान के चलिए शब्द लिखा होता घर द्वार। अब घर और द्वार नहीं करना है, यहां पर मूलतः शब्द बनेगा घर द्वार आदि। अगर लिखा होता सांप बिच्छू में कौन सा समास है, सांप बिच्छू में कौन सा समास है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सांप बिच्छू इत्यादि, सभी कीटों के लिए आ गया, समाहार हो गया। तो सांप बिच्छू इत्यादि, इत्यादि या आदि दोनों में से कुछ भी जोड़ सकते हो। तो इनमें भी कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व समास है, ये ध्यान रखना। इनमें भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है बेसिक, क्लियर। अगला देखो, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं बच्चों, वो पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ते हैं? कर्मधारय समास, ध्यान रखना। कर्मधारय समास क्या होते हैं? कुछ नहीं करना है, पहचान बहुत सिंपल है। अब आपको क्या दिखाई देगा? पहला पद क्या होगा? या तो विशेषण होगा, विशेषता बताने वाला होगा, या फिर उपमान यानी तुलना कराने वाला होगा। ठीक है, या तो तुलना करा रहा होगा या विशेषता बता रहा होगा। ये इसकी छोटी सी पहचान है। ठीक है, पहला पद पहचान है ये इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। जैसे मान के चलो, अगर लिखा हुआ है नील कमल, क्या विशेषता बता रहा है? नीला कमल है, क्या विशेषता बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है दोस्तों, जो कमल है वो कैसा है? नीला है। ठीक है, ऐसे ही लिखा होगा कृष्ण मृग, काला हिरण। मृग की क्या विशेषता है? कि वो काला है। ठीक है, ऐसे लिखा होगा, जैसे मान के चलो नील गाय, शब्द लिखा होगा नील गाय। गाय की क्या विशेषता है? गाय की क्या विशेषता है? कि वो नीली है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स होंगे दोस्तों, वो किसमें आएंगे? वो आते हैं कर्मधारय समास में अंदर। समझ में आ गई? अब मैं आपको तुलना वाले दिखाता हूं, सॉरी, तुलना वाले। जैसे मान के चलो लिखा होगा देहलता। अब देखो, देखो देह कैसी है? लता के समान है, बिल्कुल ऐसी है ना। तो देह रूपी लता, तो यहां पर आ गया। जैसे क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध हो गया।
ठीक है, तो रूपी यानी तुलना करा दी एक तरह से। यह लिखा होगा जैसे कि यहां पर चरण कमल, चरण कमल, ठीक है, यह लिखा होगा कर कमल, है ना, यह लिखा होगा मुखारविंद, मुखारविंद। तो मुख कैसा है, अरविंद के समान मुख हो जिसका, अरविंद माने होता है कमल, कर कमल यानी कैसे हैं, कमल के समान हाथ हैं, चरण कमल यानी कैसे हैं, कमल के समान चरण हैं। तो इनमें तुलना कराई जा रही है, ठीक है। जैसे नवोड़ा, नवोड़ा माने नव है जो उड़ा, नव माने होता है नया, तुलना कराई गई, विशेषता बताया गया, नया है जो उड़ा, उड़ा माने होता है दूल्हा, तो यहां पर जो नया दूल्हा है उसके लिए आ गया। तो नवोड़ा शब्द में भी नवयुवक लिखा हो, नवयुवक लिखा हो, कौन सा समास है, नया युवक है, विशेषता है कि नया है, पुराना है, नया है, ये सब क्या है, यही तो है। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। देखो आप कर्मधारय के कुछ और एग्जांपल देख लो, बहुत ऐसे एग्जांपल हैं जो कंफ्यूजन करते हैं। जैसे मान के चले नीलकंठ लिखा है, नीलकंठ शिव को बोलते हैं, और शिव शब्द जो है वो योगरूढ़ है, और योगरूढ़ शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बहुब्रीही समास कहते हैं। दूसरा इसकी विशेषता है नीला जो है जो कंठ, नीला है जो कंठ, कंठ, तो ये विशेषता बता दी नीला है, तो यहां पर ये क्या हो गया, कर्मधारय हो गया। इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी विकल्प मिल जाएंगे जिनमें दो चिन्ह हो। देखो एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, कर्मधारय समास से ही संबंधित है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जो कर्मधारय आएंगे। जैसे विद्याधन, राम रतन, राम रतन में कौन सा है, तो इसमें भी कर्मधारय है। विद्याधन लिखा होगा तो इसमें भी कौन सा है, इसमें भी कर्मधारय है, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कॉपी कर लो या फिर देख लो। ये वो हैं जो एग्जाम पर्पज से आते हैं, आपको भ्रमित नहीं किया जा रहा है, आप एग्जाम देख रहे हो और इसी हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। अगला जो है दोस्तों वो है बहुब्रीहि समास। अगला जो है वो कौन सा है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का बेसिक मतलब होता है योगरूढ़ शब्द। आप नहीं जानते हो कि योगरूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं, तो समझिएगा। परिभाषा क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, परिभाषा है जिसका कोई, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी जिस समास का, जिस समास का, समास का कोई पद, कोई पद प्रधान ना हो, प्रधान ना हो, पहली चीज। दूसरी परिभाषा, जिस समास का, जिस समास का अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, प्रधान हो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ये परिभाषा है बहुब्रीहि समास की, ध्यान रखना। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है, जैसे मान के चलो मैंने कोई उदाहरण दिया और उदाहरण में यहां मैंने लिख दिया, बहुत सिंपल से कुछ वर्ड लिख दिए, जैसे कि एक ही शब्द लिखा, मैंने लिखा यहां पर ऐसा कोई भी शब्द लिख देता हूं, जैसे मान के चलो मैंने लिखा चक्र पानी। बेसिक यहां पर आप लिख सकते हो चक्र पानी, यानी चक्र है जिसके पानी में, अर्थात यहां पर चक्र और पानी दोनों शब्द मिलकर, दोनों शब्द मिलकर चक्र है जिसके पानी में, चक्र है जिसके पानी माने होता है हाथ, जिसके पानी में, पानी माने क्या होता है, हाथ, पानी में। तो किसके पानी में चक्र है, आप कहोगे विष्णु भगवान के। तो बेसिक दोनों पद मिलकर यानी चक्र और पानी मिलकर क्या कर गए, चक्र और पानी मिलकर विष्णु के लिए क्या हो गए, योग रूढ़ हो गए, और जैसे ही वो योगरूढ़ हुए क्या कहलाए, बहुब्रीहि समास कहलाए। समझ में आ गया। तो बेसिक ये थी वो थ्योरी जिसको आपको पढ़ना था। ये कंप्लीट समास आपने पढ़ लिए हैं दोस्तों, और इनका रिवीजन आप करते रहिएगा। हर एग्जाम में जिसमें समास आएंगे आपको ये छोटी सी क्लास ही सबसे ज्यादा लाभदायक होगी। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और हाँ इसी प्रकार की शानदार वीडियो के लिए देखते रहिएगा ये सारे के सारे क्लास। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।